नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम बजट पर बहस। जी हां, आज का दिन बेहद ही खास था क्योंकि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट भाषण 58 मिनट लंबा था और इसमें कई ऐलान भी किए गए। ये अंतरिम बजट था क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का छठा बजट था। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट महिलाओं, देश के किसानों, गरीब वर्ग को केंद्रित कर तैयार किया गया था। अब मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। चर्चा को विस्तार दे उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 1 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरा को दोहराते हुए अंतरिम बजट में कई ऐलान किए, लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. वही बजट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। इसमें भारत की यंग इंस्पिरेशन का प्रतिबिंब है। बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। केंद्रीय बजट को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बजट गरीबों को राहत पहुंचाएगा। बजट देश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। देश जिस तरह से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, साल 2047 तक विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो जाएगा। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का बजट पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के सुखद परिणाम मिले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत जो अभी 5वें नंबर पे है, वो 3रे नंबर पे पहुंचेगा और फिर 2047 तक विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो जाएगा। गरीब कल्याण में हम सफल हुए हैं। और तीसरी बात जो मुझे लगती है, जिसे मैं क्रांतिकारी फैसला मानता हूं, कि आयुष्मान कार्ड की परिधि में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स को लाना। जो मैदानी हमारा अमला है, जो जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा में लगा रहता है, उसके स्वयं के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी इस बजट में दी है। बजट पर बहस भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया एक्स पर लिखी। मोदी सरकार के आज पेश किए गए अंतरिम बजट की स्थिति कुछ ऐसी ही है। हमें आशा थी कि चुनाव से पूर्व के इस बजट में वित्त मंत्री बताएंगी कि प्रधानमंत्री ने जो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उस हिसाब से 2 करोड़ रोजगार देने का टारगेट कहीं पहुंचा भी या नहीं। मध्यम वर्ग को आशा थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट देगी, लेकिन एक बार फिर से अपना जन विरोधी चेहरा सामने लाते हुए मोदी सरकार ने आयकर में कोई छूट नहीं दी। बहरहाल बजट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बजट को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष संतुलित और बेहतर बजट बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये बजट आम जनता के दिल में कितना जगह बना पाता है। ये देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। किसी ने कहा है कि जिंदगी में आशा और निराशा है, इसी से गुजर जाना ही जीवन की परिभाषा है। लेकिन देश को उम्मीद रहती है। उम्मीद सरकार से होती है,
वित्त मंत्री से होती है और इस बजट से होता है कि जो एक साल का काम होगा, एक साल का कैसा प्रारूप बनेगा, क्या रोड मैप होगा, क्या लोगों को मिलेगा, किन चीजों में छूट मिलेगी। लेकिन जब बजट आता है उसके बाद आम लोगों से जब बातचीत की जाती है तो केवल निराशा ही मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार तो कहती है कि हम सबके लिए काम करते हैं, सबके विकास के दावे करती है, सबके हित के लिए काम करती है और सब, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, सबका बराबर ध्यान रखती है। लेकिन क्या वाकई में बराबर ध्यान रखा जाता है या सिर्फ सरकार के वादे और दावे होते हैं, घोषणाएं होती हैं, कहने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे एसडी रिझारिया साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्स के हैं। और फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष दुबे जी जुड़ गए हैं। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम क्योंकि आप विपक्ष में हैं सिद्दीकी साहब, इसलिए आपके पास ही चलते हैं, क्योंकि आपके पास बड़े बड़े चीजें रखे होंगे, आपके पास सारे आकलन रखे होंगे। 2014 से पहले जब तक 10 साल सरकार आपकी थी, उस समय जो बजट आता था और देश को मिलता था, और अब 14 से जो 24 तक के बजट मिलते हैं, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं और क्या उम्मीदें आपको भी थी? क्योंकि आप भी इसी देश के नागरिक हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, आप भी उम्मीद लेके बैठे हुए थे कि बजट शायद देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छा होगा। देखिए, जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस सरकार में हम, और भी इससे पहले थी, एक तो रेल बजट पेश किया जाता था। एक पृथक से एक रेल बजट हम लाते थे जिसमें हम यात्रियों को अगले साल में क्या सुविधाएं देना जा रहे हैं, रेलवे की हमारी क्या माली हालत है, हम सेफ्टी पर कितना पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि रेलवे जो है भारत की लाइफलाइन है, उसको जीवन रेखा कहते हैं भारत की, और पूरे भारत को, अखंड भारत को ये जो हम जोड़ के रखती है वो रेलवे रखती है कि आप नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक चले जाइए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए। ठीक, उसके बाद हम ये कि हम गरीबों के लिए जो गरीब रथ चलाते थे, हम रेलवे की पूरी बात करते थे। अब वो रेलवे का जो था वो बंद कर दिया। अब तो एक बात हुई कि 40,000 कोच को हम जो है वंदे भारत के कोच जो है वो दूसरी ट्रेनों में लगाए जाएंगे। कब लगेंगे, किस सन में लगेंगे, कौन लगाएगा, उसकी क्या प्लानिंग है, सब खत्म। उसके लिए कितना अलॉटमेंट है वो भी खत्म। रेल कोच जो था उसका क्या करने वाले हैं वो भी खत्म। अब ये जो है ईवीएम हैकिंग बजट है। उनको पता है कि हमारी ईवीएम है, चुनाव तो हमें ही जीतना है, तो अब जब चुनाव ही हमें जीतना है तो उनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक इतिश्री कर ली, छोटी सी इतिश्री कर ली। 2 करोड़ रोजगार, आज 20 करोड़ मिल जाने चाहिए थे। क्या हुआ? उन्होंने कहा वो सपना देखो 2047 तक का। 2015 में कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हर गरीब के सर पे छत ला देंगे। ठीक, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार, उस पर कोई चर्चा नहीं। जीएसटी से राहत की कोई चर्चा नहीं, रोजगार की कोई चर्चा नहीं। वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खड़ा हो जा इंडिया, दौड़ जा इंडिया, बैठ जा इंडिया, वो उसी में फंसाए हुए जनता को, उसमें भी कहीं कोई जानकारी नहीं है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मैं एक छोटा सा उदाहरण लोगों को देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कोई एक भी एयरपोर्ट बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। हमने एक 3rd लाइन का काम शुरू किया था बीना इटारसी सेक्शन का, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी उसकी नींव रख के गई थी। आज भी क्या वो पूरा हो गया? वो काम नहीं हुआ पूरा। तो ये अगर स्थितियां देश की इस तरीके से देश चलेगा। टोल था, पहले यह था कि NHAI टोल जो है वो 60 किलोमीटर पे लगाएगी, फिर 20 के फिर वो जो है उस पर 40 किलोमीटर की बात हुई और अब हर 27 किलोमीटर पे टोल है। गरीब की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा आपके पास उज्ज्वला वो योजना है, जनधन खाता है, तो आप गरीब नहीं है। और देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है। 18 लाख करोड़ का इनका बजट ये घाटा है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। 100 लाख करोड़ का इन्होंने कर्जा ले रखा है। पूरे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। मोदी जी अकेले ने 100 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। 14 लाख करोड़ आपने उद्योगपतियों के जो है माफ कर दिए, किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। ठीक, किसानों की आमदनी कुल 3% बढ़ी है। और ये 2047 का विकसित भारत, मतलब ये क्या है? जो ये ठग लोग हैं, ये
ठगी जब करने कोई आता है तो वो इसी तरीके की बात करता है, गंजे को कंगी बेचता है, उसको बताता है इसको फेरने से सर पे बाल आ जाएंगे, ये इस तरीके की बातें हैं। चलिए, तो आपका कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल लोगों को ठगा गया है। इस बजट से जो उम्मीदें थी, उम्मीदें पूरी नहीं हुई। हमारे साथ अजय धवले भी जुड़े हुए हैं। धवले जी, आपका भी हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपके पास आएंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिछाड़े साहब आपके पास आएंगे। रिछाड़े साहब, जिस तरीके का आज बजट पेश किया गया, इस बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि जो आम लोग हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं और पहले से भी देखते आ रहे हैं कि खास लोगों का ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन आम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पे मारे जाते हैं, मार खा जाते हैं, उनकी जेब जो है वो ढीली होती है। क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा पहले तो ये आपको बता दूं कि ये पूर्ण बजट नहीं है जी, ये वोट ऑफ अकाउंट से, क्योंकि ये सरकार शीघ्र समय में चुनाव होने हैं, नई सरकार आएगी, केवल जब नई सरकार आएगी तो उससे उसकी प्रायोरिटी होंगी, उसके कोई उद्देश्य होंगे, उसके कोई निर्धारण होंगे, तो उसके अनुरूप वो नया बजट बनेगा जुलाई में, जिसकी संभावना है। क्योंकि 3 माह तक खर्चा करना है, उसके लिए ये इंटरिम व्यवस्था है, अंतरिम व्यवस्था। इसलिए जो जनता की जैसा अपेक्षा होती है कि टैक्स रिलीफ हो और ये हो, तो वो इसमें संभावना नहीं, वो नैतिक रूप से उचित भी नहीं था सरकार के लिए करना, इसलिए उन्हें नहीं किया। जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनके लिए उन्हें जरूर बजट एलोकेशन कुछ किए हैं, जैसे सुरक्षा के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए किया है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रेलवेज को उन्हें 5 लाख 31,000 रुपए 33,000 रुपए लाख करोड़ रुपए व्यवस्था कर ली है, खेती के लिए कर ली है, गृह मंत्रालय के लिए कर ली है, रूरल डेवलपमेंट के लिए व्यवस्था की है। दूसरी बात, जहां तक रोजगार सृजन की बात है, रोजगार सृजन के लिए भी इसमें उपाय किए गए। उदाहरण के लिए नए स्टार्टअप आए, उनकी 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, फंड बनाया है। नए जो स्टार्टअप है उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। जो ग्रामीण रोजगार के लिए 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ का मनरेगा में बजट कर दिया गया है। इस प्रकार व्यवस्थाएं तो की है। और FDI की जहां तक बात है, हमारा FDI जस्ट डबल हो गया है। 2014 में जो था $296 था, $298 था, आज $596 हो गया। इस प्रकार प्रगति तो हुई है। एक कांग्रेस प्रवक्ता जी एक बात बताना भूल कर, थोड़ी महंगाई की बात है, वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, वो 3 गुना हो गया 10 साल में। GST का कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ पर मंथ आ रहा है। अब एक प्रश्न ये आता कि जब इतना बढ़ रहा है तो टैक्स रिलीफ दे देना चाहिए थी, क्योंकि ये नियमित बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जो बजट आएगा उसमें व्यवस्था जो भी करना होगा करेंगे। इस प्रकार प्रारंभिक रूप से इसको कहा जा सकता है कि जनता के हित में थोड़ा सा बजट है, जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये अंतरिम बजट। ठीक है, दुबे जी आपके पास आऊंगा। दुबे जी, अंतरिम बजट आज पेश किया गया, सामने आ चुका है। अंतरिम बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि केवल उद्योगपतियों को ध्यान में रखा गया है, जनता अभी भी मार खा रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, बजट मोटे तौर पर जो है वो ये निरंतरता वाला बजट है। जो सरकार की योजनाएं चल रही थी, जो जिस क्षेत्रों में उनका फोकस था, उसी के लिए इनके लिए अभी फिलहाल 2-3 महीने के प्रावधान किए गए। तो ये एक बजट जो है, इसको मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि निरंतरता वाला ही अंतरिम प्रावधान है। इसके अलावा जो बातें हुई हैं, जिसमें एक बात है जिसमें सरकार ने दावा किया है कि लोगों की आमदनी 50% तक बढ़ी है, महंगाई काबू में हुई है और लोग अच्छे से रह रहे हैं, ये कहा गया। तो ये एक सवाल है कि जो महंगाई का जो मामला है, ये आंकड़ों में और कई चीज़ों में जो है महंगाई जो थोक या फुटकर महंगाई दर है वो कम बताई जाती, कम आती है या कुछ होती है, लेकिन उसका जो डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है, जो उपभोक्ता या आम आदमी की जेब पे जो पड़ना चाहिए, वो पढ़ना अभी बाकी है, जो मैं इस पे देखता हूँ। बाकी चूंकि सारी चीजें तो निरंतरता पे चल रही हैं, तो इसलिए जब 3 महीने बाद सरकार
बजट पेश करेगी। क्योंकि देखिए एक बात और भी, इस बार जो बजट पेश किया इसमें सरकार ने कुछ चुनावी आत्मविश्वास भी दिखाया है। अब वो उसकी संभावना है और भविष्य क्या है ये अलग बात है, लेकिन जब भी नई सरकार बनेगी और वो बजट लाएगी तब कृषि और ये जो दूसरे विकास के काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो रेल है, इन सब पर उसका विजन तब ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी मोटे तौर पर सरकार ने जो प्रधानमंत्री ने 4 जातियां जो अभी नई घोषणा की हैं, जो युवा, किसान, गरीब और महिला, तो उसके इर्द गिर्द रखने की कोशिश की गई। जो लखपति दीदियां बनाने का उन्होंने एक इरादा बताया है, 3 करोड़ महिलाओं को अपलिफ्ट करेंगे। कुछ खास बात है कि मिडिल क्लास को उन्होंने मकान बनाने का एक सपना बताया है कि 2 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को मकान बनाए जाएंगे। तो ये चीजें हैं, लेकिन मिडिल क्लास को जो उम्मीद थी और दूसरे सेक्टर्स को उम्मीद थी आयकर पर, वो अभी पूरी नहीं होती है। तो इस पूरे बजट का ये है कि सरकार ने फिलहाल चुनाव लड़ने तक की कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। ये पूर्ण बजट चूंकि नहीं है, इसलिए से बहुत ज्यादा चीजें एनालाइज करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बस ये बात जरूर है कि इस बजट में भी कुछ चीजें ऐसी अभी बाकी हैं, कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं जो ये बताती है कि सरकार को कुछ मोर्चे पे अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार ने विकसित भारत का जो एक सपना दिखा दिया है, 2047 का उदाहरण दिया है, तो लोगों की आशा और बढ़ गई है। अजय धवले जी आपके पास आऊंगा। अजय धवले जी, क्या वाकई ये चुनावी बजट कह सकते हैं हम इसको? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि केवल चुनाव के लिए चुनावी बजट है ये, और जिस तरीके से आपने ये बात कही है कि आगे वाले में इकोनॉमी जो है हमारी बढ़ेगी, हम अभी 5वें स्थान पे हैं, कुछ दिनों में हम पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे आएंगे। इसके साथ ही जो आपके द्वारा विकसित भारत का आपने सपना दिखाया कि 2037 तक भारत विकसित हो जाएगा, इतनी लंबी उम्मीद है, लेकिन आम लोग जो हैं वो अभी भी परेशान हैं। पेट्रोल के लिए लाइन लगाते हैं, पेट्रोल उनको महंगा मिलता है, घर में आलू टमाटर उनको महंगा मिलता है, जिन चीजों से उनका ताल्लुकात होता है, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं उसमें उनको महंगा मिलता है। अगर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाते हैं दवाई करवाने के लिए तो अपने जमीन, अपना घर भी बेचना पड़ता है। अगर शिक्षा के लिए जाते हैं तो भी कर्जा लेना पड़ता है, यहां तक कि अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने गहने बेचना पड़ता है। तो सर, आम लोग की उम्मीद कहां पूरी होती है? प्रस्तुत किया, ये अंतरिम बजट है ऑन अकाउंट्स है, तो इसमें हमें महत्वपूर्ण तक ये देखना था कि ये एक दिशा निर्देशक बजट है जो विकसित भारत का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया और 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है उसकी निश्चित ही पूर्ति होगी। अब आप बता रहे हैं कि देश में विगत 10 वर्षों में क्या हुआ, अगर इसकी हम बात करें तो उसकी निश्चित ही पूर्ति होगी। अब आप बता रहे हैं कि देश में विगत 10 वर्षों में क्या हुआ, अगर इसकी हम बात करें तो शुरुआत आज के बजट की वित्त मंत्री जी ने इससे की थी कि विगत पहली बात में उन्होंने कहा कि 2014 के पहले की जो इकोनॉमी थी यूपी के शासनकाल में, उसको लेकर हम जुलाई 2024 में एक व्हाइट पेपर लाएंगे, क्योंकि हमें ये बातें भी देश के समक्ष रखनी है कि हम लोगों को किस प्रकार की इकोनॉमी मिली थी। आज अब आप बात कर रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ में आज बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लोगों की इनकम में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो उसके आंकड़े भी वित्त मंत्री जी ने देश के समक्ष प्रस्तुत किए। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि जुमलेबाजी की सरकार है और विगत 10 वर्षों में कुछ काम नहीं हुए, तो इनको बताना चाहूंगा कि 2020 में जब आपके राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और रघुराम राजन जी उस समय आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने राहुल जी का एक इंटरव्यू किया था अभिषेक जी, और उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर रहा था कि भारत की इकोनॉमी अगले 2 वर्षों में, मतलब 2020 में उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोरोना के बाद में भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। आज उसी भारत के लिए हम नहीं कह रहे, ये आईएमएफ कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी विश्व में एक स्टेबल इकोनॉमी है जो 6.5 के जिसके लिए ग्रोथ रेट रखा है कि ये अकेली इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ये क्यों ग्रो करेगी? क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और भाजपा की सरकार ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में इतना रखा जाए कि वास्तव में खर्चे के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उससे वास्तव में लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो इस बजट में भी जो पूंजीगत व्यय है उसको 11.1% से बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार करने वाली है वित्तीय वर्ष में। आप देखेंगे कि एफडीआई का इनफ्लो की भी बात करते हैं, 2014 से 2023 तक के
जैसा कि रिचारिया जी ने भी कहा कि 596 अरब डॉलर का अमेरिकी डॉलर का जो एफडीआई आया है, तो ये कंपैरेटिवली यूपीए के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल की सरकार को आप कंपैरेटिवली करेंगे तो ये दुगना हुआ है। तो आप एक तरफ ये देखेंगे कि एक ऐसी सरकार जिस पर हमेशा से ये आरोप लगते थे कि इकोनॉमी के क्षेत्र में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि यूपी की सरकार को एक इकोनॉमिस्ट चला रहा था और भाजपा की सरकार को एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति चला रहा है। लेकिन उस सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति ने जो 10वें नंबर की इकोनॉमी मिली थी विश्व की, उसको आज 5वें नंबर पे लाया है। और यह IMF कह रहा है कि 2027 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी करेगी। तो जब भारत विश्व की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगी तो इस देश के लोगों का मान बढ़ेगा, देश के लोगों का जीवन मान बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में अब सीख लेना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में रहना है, अब आपको हमेशा विपक्ष में रहना, तो उसलिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर अच्छे कार्य किसी सरकार ने किए तो उसको तारीफ भी करनी पड़ेगी। एक अच्छा बजट है, देखिए आप अगर चुनाव की दृष्टि से लाते तो ये लोक लुभावन बजट होता, लेकिन हमने चुनाव को दृष्टिगत नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पैरामीटर्स क्या सेट करने हैं, पूंजीगत व्यय को किस प्रकार से बढ़ाना है, डिफेंस एक्सपेंडिचर को किस प्रकार से बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी में जो महत्वपूर्ण अंग है युवा, नारी शक्ति, किसान और इनके लिए क्या महत्वपूर्ण विषय है, उनको कैसे देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर किस प्रकार से बढ़ाना है, इन सारी बातों को इस बजट में ध्यान दिया गया है। और रणनीतियां, योजनाएं जो निर्धारित की गई है वो सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर इंगित करने वाली रणनीति है। तो हमको चुनाव की दृष्टि से बहुत ही योजनाएं ला दे जिसको हम पूरा ही नहीं कर सके, उस प्रकार का ये बजट नहीं है। जो योजनाएं चल रही है उनका एक्सटेंशन किस प्रकार से कर सके, क्रियान्वयन किस प्रकार से हो सके, उसको लेकर ये बजट है। सिद्दीकी साहब, धवले साहब तो सीधे बोल दिए हैं कि अब आपको विपक्ष में ही रहना है। उम्मीदें 2047 की दिखा दी है, आशाएं लोगों की जोड़ दी है और आपको कटघरे में खड़ा कर दिए। वो 2014 में चिल्लाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जो पुराने प्रधानमंत्री जो थे 1 रुपए से 50 रुपए तक पेट्रोल ले गए थे, मोदी जी ने 10 साल में ही लेके उन्होंने उसको है ना 60 रुपए बढ़ा दिया। तो ये तो कहा ना मैंने, हम विपक्ष में जब तक रहेंगे जब तक ईवीएम रहेगी, और जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी उसको भी नहीं पता, उसको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहां है। और अब तो वैलेट में भी उन्होंने, जब वो मेयर के चुनाव में जो वैलेट के साथ काम कर सकते तो वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारा तो खैर आज बजट का मुद्दा है, बड़े एफडीआई इनकी दुगनी हो रही है। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख रहा हूं कि मान ट्रक है, फोर्ड इंडिया लिमिटेड है, और भी जितनी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने पैकअप कर लिया। व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है हमारा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है? चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ठीक, दूसरी बात आप देखिए, सर्विस सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है हमारी। ठीक, आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखिए, वो घटती चली जा रही है दिन पे दिन। किसानों की जो है वो ग्रोथ जो है कि किसानों की आय वो 2-3-4% बढ़ रही है। ठीक, अभी एक बड़ा मजेदार रोचक आंकड़ा आया, 8,25,000 करोड़ पर्सनल टैक्स का है। ठीक, और 8,33,000 करोड़ इंडस्ट्री कॉर्पोरेट टैक्स का है। ठीक, आप देख रहे हैं मतलब इनका एफडीआई बढ़ रहा है, तो हमारा जो पर्सनल जो हम टैक्स जनता, आम जनता दे रही है, उससे जनता की जेब से ये कितनी मोटी रकम निकाल रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। जब एफडीआई इतनी बढ़ रही है, थोड़ा सा आशीष दुबे जी, एक जो ये बड़े दिनों से ये बात चली आती है कि जो उद्योगपति है उनके लिए सरकार काम कर रही है। एक जो प्रति व्यक्ति आय का जो पैमाना निकाला जाता है, जो गुणा भाग के द्वारा कि कितनी जनसंख्या है, कितनी आमदनी है, क्या उसमें वाकई में, हालांकि बजट में तो होना चाहिए कि एक साल में जो काम हुआ, एक साल में जो जहां पैसा व्यय किया गया या आय इनकम हुआ, उसका ब्यौरा भी सरकार दे, लेकिन क्या ऐसा है कि गरीबों को ध्यान नहीं दिया जाता है और उन उद्योगपतियों की आय को जोड़ा जाता है और गुणा भाग करके प्रति व्यक्ति आय निकाल दिया जाता है? क्योंकि आय अगर निकल रहा है तो प्रति व्यक्ति निकलेगा, लेकिन आम लोगों के खाते में नहीं जाएगा, वो उद्योगपतियों के खाते में जाएगा। उनकी आय को जोड़कर आय प्रति व्यक्ति आय निकाल दिया जाता है। जी हाँ, ये तो बड़ा एक, ये जो पूरा जो कैलकुलेशन है ये बड़ा उलझा हुआ होता है और इसको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये अर्थशास्त्रियों का और उनकी फाइलों पर ये सारा काम चलते हैं और उसका आकलन किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने खुद पहले ही कहा था कि आमदनी बढ़ने का जो सीधा असर है और महंगाई कम होने का जो सीधा असर है, वो एक आम आदमी के जीवन स्तर से या उसकी जिंदगी की कठिनाइयां कम होने से ही सामने आता है।
वो चीजें जब तक सामने नहीं आएंगी तब तक चीजें बहुत सारी स्पष्ट नहीं होंगी कि आय ज्यादा है कि कर्ज ज्यादा है कि आमदनी ज्यादा है, क्या बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा वर्ग जो है समाज का इस वक्त में वो फ्रीबीज का उपयोग कर रहा है। मसलन उन्हें दोनों टाइम का अनाज मिलता है, खाद्यान्न मिल रहा है। एक बड़ा आंकड़ा है जो 80-90 करोड़ होता है और मध्य प्रदेश में भी 3.5-4 करोड़ लोग हैं, तो उन्हें बहुत सारी फ्री सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी बातें एक बारगी सामने नहीं आ सकती हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी बात व्यापारियों की जहां तक बात है, तो निश्चित तौर पर व्यापारियों को, कारपोरेट को सरकार ने उदारता पूर्वक मदद की। हम उसको मदद ही कह सकते हैं क्योंकि सरकार कहती है मदद की है। अब इसमें गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, जो कांग्रेस अक्सर कहती है कि ये दो भारत बने हुए हैं, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का, तो ये चीजें जो हैं, ये जो चीजें हैं जनता की सोच और इससे ही स्पष्ट होंगी वो क्या सोचते हैं और उनका इस पर क्या रिएक्शन होता है किसी भी रूप में। तो ये चीजें महत्वपूर्ण होती है कि वो कैसे व्यक्त करते हैं। की बात कर रहे हैं, वो खाई तो लगातार गहराती ही जा रही है, निश्चित तौर पर खाई गहरा रही है। और इसीलिए जो 80-90 करोड़ लोग 2 टाइम जिन्हें मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, और एक तरफ कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, उद्योगपति हैं, और कोरोना काल में बहुत सारे लोग अमीर हुए हैं, और ये भी आंकड़ा है। तो ये चीजें जो है बड़ी मतलब एक उलझा हुआ परिदृश्य है। और आम आदमी, हम लोग भी, तो इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात और भी है कि 91 में एक उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक बजट पेश किया था जिसको युगांतकारी बजट कहा जाता है आज तक। उसमें सीमा शुल्क घटाया गया था, उसमें बहुत सारी चीजें, लाइसेंस प्रथा, लाइसेंस राज खत्म हुआ था, और उसके बाद विकास की जो रफ्तार है और जो निवेश की रफ्तार है वो बढ़ी थी देश। सर एक आखिरी कमेंट रिछारे साहब आपसे लेंगे। सर प्रवीण सर, हमारे पास वक्त कम है। दुबे जी, रिछारे साहब, ये कि जिस तरीके कमर्शियल टैक्स की बात की जाती है, या फिर आपने ही कहा है कि स्टार्टअप को बढ़ावा सरकार दे रही है, स्टार्टअप बहुत सारे हो रहे हैं, छोटे जो उद्योग हैं वो चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं कि हानि में है कि बंद हो रहे हैं, ठप हो जा रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई आकलन नहीं है, इसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ध्यान दिया जाता है, सरकार उसी रोड मैप पे चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े उद्योगपतियों को भी लाभ दिया है, लेकिन छोटे उद्योगों को रोजगार सृजन के लिए आज हमारे देश में इतने स्टार्टअप आ गए हैं कि हम विदेशों से कम्पीट करने लगे हैं, और उसके कारण रोजगार बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, उनकी आय बढ़ रही है, और आज हम छोटे छोटे गांव में भी बड़े बड़े स्टार्टअप आ गए, वो सारे कर रहे हैं। चलिए, तो आपके कहने का मतलब है कि स्टार्टअप से लोग बढ़ रहे हैं और आगे। तो हमारी चर्चा में थोड़ा सा वक्त कम है, हालांकि चर्चा और विस्तार से हो सकती थी और चीजें आ सकती थी, लेकिन वक्त कम है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ आप जुड़े। तो आज का जो बजट रहा, बजट से चीजें ये निकलकर सामने आ रही कि सरकार एक तरफ आम लोगों की बात कह रही है, लेकिन आम लोगों के जेब में कुछ खास जा नहीं रहा है। हालांकि सरकार आगे रोड मैप बना रही है, स्टार्टअप की बात कह रही है, उद्योग को बढ़ावा देने की बात कह रही है, लेकिन कितना सार्थक है? क्या वाकई लोगों के लिए ये लाभदायक है? या फिर जिस तरीके से 2047 का सपना दिखाया गया है विकसित भारत का, और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी विकसित भारत संकल्प के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो क्या वहां तक सपने को साकार करने के लिए लोगों की आशाओं के पुल बांध रहे हैं? लेकिन जिस खाई की बात हम कर रहे हैं कि लगातार गरीबों के और अमीरों के बीच में खाई बनती जा रही है और वो और गहराती जा रही है, तो सवाल यही है कि सरकार इस खाई को कब पाटेगी, कब समतल होगा, कब बराबर होगा, और कब लोग एक समान होंगे? इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।